आज का हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय। यह प्रमेय आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर साल इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप लोग इस टॉपिक को मिस मत करना, ध्यानपूर्वक देखिए। इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। देखिए, गॉस के प्रमेय को हम लोग गॉस के नियम के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सारे बुक में आपको गास के जगह पे गौस भी लिखा रहेगा हिंदी में। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, समझे कि नहीं। चलिए देखते हैं कि गौस का प्रमेय क्या था, यानी गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं। गॉस का प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध को बताता है। तो गॉस का प्रमेय किससे संबंधित है? गॉस का प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध को बताता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से होकर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है और उस बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश रखा है, इसके बीच में संबंध को कौन बताता है? गॉस का प्रमेय। देखिए, गॉस के प्रमेय के स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक देखिए। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। इस प्रमेय के अनुसार, यानी गॉस के प्रमेय के अनुसार, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत, निर्गत का मतलब है निकलने वाला, ठीक, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार इस प्रमेय के स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात अगर इसको मैथमेटिकली बोला जाए तो फाई इक्वल टू, फाई क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये किसके बराबर होता है? Q/ε0 के, यानी 1/ε0 गुणा Q के, ठीक। चलिए हम इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक बंद पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए? बंद पृष्ठ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आर त्रिज्या के एक गोले की कल्पना कर लेते हैं। आर त्रिज्या का एक गोला ले लेते हैं, समझे कि नहीं। हम आर त्रिज्या के गोले को ले लेते हैं। इस गोले के सेंटर यानी केंद्र वो पर एक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक। आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके केंद्र वो पर एक आवेश, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है, यानी प्लस क्यू स्थित है। गोले के पृष्ठ पर प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव dA के लिए क्षेत्रफल सदिश dA और वैद्युत क्षेत्र E समान दिशा में होंगे। अब सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, इस गोले के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। क्या रखा है? पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश रखा है। तो इस धनात्मक आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी लंबवत बाहर की ओर। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण, धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं
वो होती हैं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो आपका जो धनात्मक आवेश प्लस क्यू है वो कहाँ रखा है? गोले के सेंटर पे, गोले के केंद्र पर है। तो इस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा गोले के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए क्या होगा? उस पृष्ठ के लंबवत होगा। देखिए यहाँ गोले के पृष्ठ के बिंदु P पर, यहाँ एक पॉइंट P आपको नजर आ रहा है। बिंदु P पर हमने क्या लिया है? छोटा सा क्षेत्रफल अवयव। छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या लिया है? dA। क्या लिए हैं हम? dA क्या है? एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, यानी गोले के क्षेत्रफल पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, यानी गोल, मान लीजिए पूरा गोला था, उस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिए dA। समझे कि नहीं? ये कहाँ लिए हैं? पॉइंट P पर। कहाँ? पॉइंट P पर। तो भाई इस पॉइंट P पर, यानी जो क्षेत्रफल अवयव dA लिया गया है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आपके गोले के केंद्र पर रखा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा? लंबवत बाहर की ओर। यानी ये वेक्टर ई की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन? वेक्टर ई की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और जो क्षेत्रफल अवयव dA हम लिए हैं, कहाँ? बिंदु P पर जो स्ट्रिप दिखाई दे रही, जो पट्टी छोटी दिखाई दे रही है, ये क्या है? क्षेत्रफल अवयव है। अगर इस क्षेत्रफल अवयव dA का डायरेक्शन अगर देखना हो, तो आप लोग जानते हैं, जो कोई भी क्षेत्रफल अवयव हो या क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो भाई एरिया वेक्टर जो है, जो क्षेत्रफल सदिश यानी जो dA है, dA भी सेम डायरेक्शन में होगा, ये भी लंबवत बाहर की ओर होगा। समझे कि नहीं? जो क्षेत्रफल सदिश है या जो क्षेत्रफल अवयव लिए हैं dA, ये भी लंबवत बाहर की ओर है बिंदु P पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वैद्युत क्षेत्र है, वह भी लंबवत बाहर की ओर है। यानी dA, यानी वेक्टर dA और वेक्टर E, यानी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र, दोनों क्या हैं? सेम डायरेक्शन में हैं, यानी एक ही दिशा में हैं। देखिए ये तो केवल बिंदु P के लिए था। अगर हम क्या कर दें, इसी गोलीय पृष्ठ पर कोई भी सरफेस ले लें, कोई भी क्षेत्रफल अवयव ले लें कहीं भी, प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए क्या होगा भाई? क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है? लंबवत बाहर की ओर होता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? हमेशा लंबवत बाहर की ओर। समझे कि नहीं? मान लीजिए क्या है, आपका कोई गोलीय पृष्ठ है और इसके सेंटर पे कोई आवेश रखा है प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, वो क्या होगा? गोले के प्रत्येक पृष्ठ पर, देखिए ये क्या है? गोले का एक क्षेत्रफल अवयव है, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA है। अच्छा, dA की दिशा क्या होगी? dA की दिशा क्या होगी? लंबवत बाहर की ओर होगी, पृष्ठ के लंबवत होता है। और इसी क्षेत्रफल अवयव पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्या होगा? ये भी क्या होगा? लंबवत बाहर की ओर। यानी क्योंकि जो ये आवेश कैसा है, जो सेंटर पे रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत होता है। तो वेक्टर ई और वेक्टर dA दोनों क्या हैं? इस बिंदु पर जहां हम क्षेत्रफल अवयव लिए हैं, इस बिंदु पर दोनों क्या हैं? एक ही दिशा में हैं। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। और प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए क्या है? यही कंडीशन है। समझे कि नहीं? हम कोई भी क्षेत्रफल अवयव ले लें इस गोले पर, मान लीजिए हम एक दूसरा क्षेत्रफल अवयव यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ भी क्षेत्रफल अवयव क्या है? लंबवत बाहर की ओर होगा। और इस सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा इस वाले पॉइंट पर, ये भी लंबवत बाहर की ओर होगा। यहाँ भी dA और वेक्टर E एक ही दिशा में होंगे। तो इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए dA यानी क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर E दोनों क्या होंगे? एक ही दिशा में होंगे। ठीक।
अब देखिए जो टेक्स्ट लिखा है यानी जो लेख लिखा है, पहले इसको पढ़ लो। देखिए, माना r त्रिज्या के गोले के केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। r त्रिज्या के गोले के केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। फिगर में आप देख सकते हैं। गोले के पृष्ठ पर प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव dA के लिए क्षेत्रफल सदिश dA और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई समान दिशा में होंगे। यानी गोले के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए, गोले के पृष्ठ पर जितने भी क्षेत्रफल अवयव हैं सभी के लिए एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। क्षेत्रफल अवयव डी वेक्टर डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए जो ये क्षेत्रफल अवयव बिंदु P पर लिया गया है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। यानी जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए हम बिंदु P पर यहाँ लिए हैं, इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं, यानी इसको वैद्युत फ्लक्स बोला जा सकता है। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, हम उसको क्या करते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये वैद्युत फ्लक्स का भाई सूत्र है, समझे कि नहीं। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या है, क्षेत्रफल है पृष्ठ का, लेकिन हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की। तो यहाँ ये की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा डी ए हो जाएगा। और जब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है तो उससे फ्लक्स भी गुजरने वाला क्या होगा, बहुत कम होगा। तो उसको हम लिख लेते हैं डी फाई ई से। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक, तो यही लिखा गया है। देखिए, डी फाई इक्वल टू क्या लिखा गया है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। डी फाई क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वेक्टर ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब क्वेश्चन उठेगा कि हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया भाई। देखिए, आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे, कौन सा फार्मूला, कि अगर दो वेक्टर डॉट के रूप में लिखा है, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यानी दो सदिशों के अदिश गुणन का ये व्यंजक है, सूत्र है या नियम होता है, समझे कि नहीं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसी नियम के का यूज करके हमने क्या किया है, इसको लिखा है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो हो जाएगा हमारा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, तो ई डी ए कॉस थीटा हम इसको लिख दिए। लेकिन ई डी ए कॉस थीटा क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस बंद पृष्ठ से, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स चाहिए। यानी टोटल जो पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला कुल टोटल फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल अवयव डी ए से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, हम क्या कर दें, इसका समाकलन कर दें, तो हमें संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। देखिए,
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे गोलीय पृष्ठ से, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कुल फ्लक्स हमारा क्या है, फाई ई है। फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स है वेक्टर ई डॉट डी ए, हम क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए। वेक्टर ई डॉट डी ए क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स है, हम इसी का समाकलन कर रहे हैं। और ये जो ऐसे लिखा हुआ है समाकलन का चिन्ह है भाई, क्या है, समाकलन का चिन्ह है। और जो यहाँ समाकलन के चिन्ह के बीच में एक गोला दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि हम बंद पृष्ठ के परितः समाकलन कर रहे हैं, किसी एक बंद पृष्ठ के लिए समाकलन किया जा रहा है। चलिए, तो वेक्टर ई डॉट डी ए के जगह पे क्या लिख दिया हम, ई डी ए कॉस थीटा, जैसे ऊपर लिखा है ई डी ए कॉस थीटा, चलो कोई बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जो ई लिखा है, क्या लिखा है, ई को हम समाकलन के चिन्ह के बाहर ले लेते हैं। देखिए यहाँ ई हो गया समाकलन के चिन्ह के बाहर, समझे नहीं, ई को हमने समाकलन के चिन्ह के बाहर ले लिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि भाई जो आपका ई है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परिमाण है, समझे कि नहीं, वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर समान है, समझे कि नहीं। गोले के पृष्ठ पर कोई भी क्षेत्रफल अवयव लिया जाए, हर एक क्षेत्रफल अवयव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, समान होगा, यानी ई का मान बराबर होगा सभी गोले के पृष्ठ पर उपस्थित सभी क्षेत्रफल अवयव के लिए। क्यों बराबर होगा, क्योंकि गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव की जो दूरी है वो आवेश से समान है। क्यों, आवेश कहाँ रखा है, आवेश रखा है गोले के सेंटर पर, गोले के केंद्र पर अगर आवेश रखा है तो इस आवेश से गोले के पृष्ठ पर उपस्थित या स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए या प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए इस आवेश की दूरी क्या होगी, समान होगी। क्यों, क्योंकि भाई ये सेंटर पे है और सेंटर से जो सतह, जो सरफेस है गोलीय पृष्ठ का, उसकी दूरी क्या होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। और हर पृष्ठ के लिए क्या, जब त्रिज्या आर है तो सभी क्षेत्रफल अवयव की दूरी आवेश से कितनी होगी, स्मॉल आर ही होगी, समझे कि नहीं। तो जब डिस्टेंस समान है और आवेश क्या है, आवेश भी सभी के क्षेत्रफल अवयव के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि जो आवेश हम लिए हैं वही आवेश है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण ही हम हर एक पृष्ठ पर अगर कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि आवेश को चेंज नहीं कर रहे हैं और दूरी सबके लिए सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समाकलन के चिन्ह के बाहर ले लिए। अब समाकलन के चिन्ह के अंदर क्या बचा हमारा, डी ए कॉस थीटा। और यहाँ थीटा क्या है भाई, थीटा जो है आपका वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। देखिए यहाँ बगल में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वेक्टर ई और डी ए एक ही दिशा में है। जब दो सदिश राशियां एक ही दिशा में होती हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ जो कॉस थीटा के जगह पे कॉस 0 डिग्री लिख दिए हम, ठीक, कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख दिया गया, कॉस 0 डिग्री। और आप लोग जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 डिग्री की जगह पे जब 1 हो जाएगा तो 1 का क्या हो जाएगा, डी ए में हो जाएगा गुणा, तो डी ए ही बचेगा, ठीक। तो यहाँ समाकलन के चिन्ह के अंदर क्या बचा, केवल हमारा डी ए। तो फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर कहाँ से आया, ई के जगह पे लिख दिए हैं। आप लोग जानते हैं कि आर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होता है, यानी ई इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ये क्या है? प्लस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ई के जगह पे हमने क्या लिख दिया भाई? ई के जगह पे हमने लिख दिया आर, सॉरी, ई के जगह पे हम क्या लिख दिए हैं? ई का वैल्यू लिख दिए हैं। ई का वैल्यू यहाँ क्या लिख दिया गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। क्योंकि ऊपर क्या था? ऊपर हमारा ई लिखा हुआ था, तो ई के जगह पे हम इतना लिख दिए हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब देखिए, अब जब हम समाकलन करेंगे किसका? डीए का। अच्छा देखिए, डीए क्या है? गोले के पृष्ठ पर स्थित एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है। अगर सॉरी, इसका समाकलन किया जाए तो क्या होगा? हमें गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी सभी क्षेत्रफल अवयवों को समाकलित किया जाए, जोड़ा जाए, तो क्या होगा? हमें गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक, तो इसका समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए के जगह पे हम क्या लिख दिए? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ सबसे पहले आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कट कर दो, फिर उसके बाद 4 पाई को 4 पाई से कट कर दो, तो ऊपर यहाँ बचा क्यू और यहाँ नीचे का है एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हमें क्या मिला? फाई ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। या चाहो तो क्यू का गुणा 1 में कर दो, तो क्यू का गुणा जब 1 में करोगे तो ऊपर क्यू हो जाएगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो फाई ई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या प्राप्त हुआ? फाई ई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और फाई क्या है? संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। समझे कि नहीं? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। और क्यू क्या है? बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, यानी बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश घिरा हुआ था, तो क्यू आवेश बंद पृष्ठ के अंदर था। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। समझ गए नहीं? तो यही क्या है? गॉस के प्रमेय का गणितीय रूप है। यानी गॉस का प्रमेय यही है क्या? फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आपका गॉस का प्रमेय क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक।